नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की एक एनालिसिस से ये पता चला है कि रिटेल ट्रेडर्स इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अक्सर नुकसान उठाते हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लगभग 93% ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए का नुकसान उठाया है। रिपोर्ट में FY24 में लॉस मेकिंग इन्वेस्टर्स की टोटल नंबर 91.1% पर पहुंच गई, जो कि FY22 में 89% पर थी, यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है। बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेरिवेटिव्स मार्केट के हाई रिस्क के बारे में इन्वेस्टर्स को कई बार वार्निंग भी दी है। इस रिपोर्ट में एक मेन कंसर्न का पॉइंट है कि लगातार लॉस के बावजूद भी 75% से ज़्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडर्स FNO में ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं। FY24 में लगभग 7.3 मिलियन इंडिविजुअल ट्रेडर्स को ऑन एन एवरेज 1.2 लाख का नेट लॉस हुआ है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को करीब 28,000 करोड़ और 33,000 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए हैं। लगभग 3.5% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स यानी कि करीब 4 लाख ट्रेडर्स ने पिछले 3 सालों में करीब 28 लाख का एवरेज नुकसान झेला है। ये टॉप 3.5% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। केवल 7.2% इंडिविजुअल FNO ट्रेडर्स ने 3 सालों में प्रॉफिट कमाया है। अगर ये फिगर्स यानी कि 3.5%, 7.2% आपको ज़्यादा लग रही हैं, सुनने में ये फिगर्स बहुत कम लगती हैं, 3.5%, 7.2%, और ऐसा लगता है कि सारा का सारा बोझ प्रॉफिट्स का, लॉसेस का इन इंडिविजुअल ट्रेडर्स के ऊपर आ जाता है। बट इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली कुछ फिगर्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे डेटा को हम डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे पब्लिश्ड है, कई जगह इनके बारे में बातें होती हैं, और वहीं से मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से सेंटर स्टेज पकड़ता है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग से अलग कुछ भी नहीं है। अगर हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को कंपेयर करें तो डेफिनेटली ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, बट इन्वेस्टिंग एक जीरो सम गेम नहीं है। इन्वेस्टिंग में हर इन्वेस्टर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है और क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, यही आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। सेबी की इस रिपोर्ट में एक बड़ा कंसर्न का इशू ये भी रहा है कि 75% इंडिविजुअल ट्रेडर्स की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम रही है, और इन ट्रेडर्स में 30 ईयर्स से कम की एज वाले यानी कि 30 वर्ष से कम की आयु वाले लोग करीब 31% से बढ़कर 43% हो गए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या हैं? मल्टी बैगर स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टॉक आपकी इन्वेस्टमेंट को दुगना करता है तो उसे हम 2 बैगर कह सकते हैं, अगर कोई 3 गुना करता है उसे 3 बैगर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। भारत में अक्सर उन स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है जो 10 गुना से ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं या हो चुके हैं, जिन्हें हम 10 बैगर भी कह सकते हैं। मल्टीपल बैगर यानी कि मल्टी बैगर का सिंपल सा मतलब होता है कई गुना मल्टीप्लाई करना। मल्टी बैगर स्टॉक्स के कुछ की इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखने वाली कंपनीज में स्टॉक प्राइस बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा होती है। उन कंपनीज पे जिन पे डेट कम होती है वो भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में होती है मल्टी बैगर बनने के लिए। जिन कंपनीज की ROE ज़्यादा होती है वो भी ये शो करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल अगर किसी कंपनी का है या किसी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज के अंदर भी बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ से भी बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज़ का निकलना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। कंपनी में मैनेजमेंट किस क्वालिटी का है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना विजनरी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी के ग्रोथ पैटर्न की एनालिसिस से हमें काफ़ी अंदाजे मिलते हैं कि कौन सी कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर बन सकती है, और इन्हीं सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब भी हम किसी भी कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं। जब भी हम हिस्टोरिकली बात करेंगे यानी कि रिट्रोस्पेक्टिवली बात करेंगे कि कोई कंपनी कितनी बड़ी मल्टी बैगर बनी थी, उससे हमें कुछ इनसाइट्स ज़रूर मिलती हैं, बट असली चैलेंज होता है रियल टाइम मार्केट्स में किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करना और किसी भी कंपनी के बारे में ये सोचना, ये एनालिसिस कर पाना कि क्या ये आगे चल के मल्टी बैगर बन सकती है। अगर आप रियल टाइम मार्केट्स में ये समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे पोटेंशियली मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरीके से इन स्टॉक्स की एनालिसिस की जाती है, तो मेरी मल्टी बैगर वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स पे, तो ऐसी कंपनीज को सर्च करने के लिए ग्रोथ पोटेंशियल का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक तभी बढ़ेगा जब कंपनी ग्रो करेगी। मार्केट ट्रेंड्स और सेक्टर एनालिसिस
कुछ सेक्टर्स जैसे कि फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और ई कॉमर्स में इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कुछ एग्जांपल्स मैंने भी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि वेबसॉल एनर्जी। वेबसॉल में पिछले 2 सालों में करीब 15 गुना की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है, जो कि एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। अब अगर 2 साल पहले के वेबसॉल के डेटा को देखा जाए तो ना तो इनकी आरओई कुछ थी, ना इनकी आरओसी कुछ थी, ना ही कोई रेवेन्यूज जनरेट होते, और कंपनी की फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी क्योंकि कंपनी रेनोवेशन और एक्सपेंशन कर रही थी। यानी कि मल्टीबैगर के जितने भी लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे फेल हो चुके थे। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो इस कंपनी पे सही बैठता हो सिवाय एक के, एंड दैट वाज द ग्रोथ पोटेंशियल इन द सेक्टर। इस सेक्टर में, सोलर सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही थी, कंपनी अपने आप को रेनोवेट करना चाह रही थी, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाह रही थी। बट जब मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाए थे, मैंने बहुत से कमेंट्स इस तरह के देखे थे जिसमें लिखा था कि कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं है, कंपनी लॉस में है और ऐसी बकवास कंपनी क्यों सिलेक्ट करी, आपकी एनालिसिस बिल्कुल बेकार हो चुकी है, आपको एनालिसिस करनी नहीं आती, आपको एनालिसिस बंद कर देनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे साफ पता चलता है कि हम ना तो वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, ना ही उसमें कहीं भी बात को ध्यान से सुनते हैं, और ना ही किसी कंपनी पे हमें फोकस होता है। सिर्फ कुछ पैरामीटर्स, कुछ फिगर्स हमारे सामने आई, हमने देखा प्लस है, माइनस है, किस तरीके से, और हम एक बिल्कुल मैथमेटिकल वे में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने चल देते हैं। क्या ये तरीका सही है? अगर ये तरीका सही होता तो वेबसॉल कैसे इतनी बड़ी मल्टीबैगर बन सकती थी? ये कंपनी मल्टीबैगर बनी, इसने अपने ऑपरेशन शुरू करे और आज भी ये कंपनी अपने एक्सपेंशंस को आगे बढ़ाना चाहती है। दिस इज what I mean by growth potential and this is what is meant by actual research। जब तक आपकी रिसर्च इतनी इन डेप्थ नहीं होगी तब तक इतने अच्छे मल्टीबैगर्स हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये तो बात हुई आज तक की कि ये कंपनी इतनी बड़ी मल्टीबैगर बनी, हो सकता है आने वाले समय में ये मल्टीबैगर ना बने या यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ ना ले, वो आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा। फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में कंपनीज के मल्टीबैगर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और होनी भी है। इकोनॉमिक न्यूज़ पर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर भी ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को समझना, सेक्टर परफॉर्मेंस की एनालिसिस करना, फिर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो कि मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्शन में और उसके साथ इन्वेस्टिंग में हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स कमा सकें। सबसे पहला पॉइंट आता है पेशेंस। मल्टीबैगर स्टॉक्स रिटर्न्स सालों में देते हैं, यानी कि एक दिन में या एक रात में यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन का। सभी इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करें या किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, अच्छी कंपनीज में डाइवर्सिफाई करके रखें। यानी कि जिन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करें उनके अंदर सेम ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए और हर कंपनी के अंदर मल्टी बैगर बनने का ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। 10-20-30% के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम, प्योर वेस्ट ऑफ फंड्स। यानी कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे कई गुना बढ़ने की संभावना हो, ताकि प्रॉफिट लॉस रेशियो हमेशा आपके फेवर में रहेगा। अगर किसी वजह से वो कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म नहीं करती तो आपका उतना ही पैसा ब्लॉक होगा या लॉस में जा सकता है जितना आपने उसमें इन्वेस्ट करा है। लेकिन अगर वो कंपनी मल्टीबैगर बनती है तो आपका पैसा कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि मैंने आपके साथ कई बार HBL पावर का एग्जाम्पल डिस्कस किया है। इस कंपनी को जब ये कंपनी मेरे इनिशियल सिलेक्शन के बाद 3 गुना मल्टीप्लाई हुई थी, वहां से लेके 40 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन तक हमने इस कंपनी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं और इस कंपनी को मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस किया है। बार बार डिस्कस करने का सिर्फ इतना सा कारण था ताकि ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स को हम समझ सकें, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस हो रहे हैं उनको हम समझ सकें और क्या ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ लेवल्स को, ग्रोथ रेट को और ग्रोथ को, स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती, इन बातों को समझने के लिए ऐसी केस स्टडीज से जो कि रियल टाइम मार्केट्स में की जाती है हमें बहुत हेल्प मिलती है मार्केट्स को एक्चुअली समझने के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इन्वेस्टर्स का और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो डिविडेंड्स कंपनी से दिए जाते हैं उन्हें हमें री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर हम पिछले 10-15 साल के बड़े मल्टीबैगर्स को देखें और वो मल्टीबैगर्स देखें जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा बजाज फाइनेंस का। 2011 से 2024 तक ये स्टॉक 70 रुपीज़ से 7000 रुपीज़ तक बढ़ा, यानी कि 100 टाइम्स का इसने रिटर्न दिया। नेक्स्ट आता है पेज इंडस्ट्रीज जो कि 2011 में 500 रुपीज़ था और 2024 में 41,850 तक बढ़ा। आइशन मोटर्स जो कि रॉयल एनफील्ड के पीछे कंपनी है, 2009 में 200 रुपये था और उसके बाद 30,000 रुपये तक बढ़ा। अवंती फीड्स 2011 में सिर्फ 10 रुपये का था और 2021 में 600 रुपये तक बढ़ा। टाइटन जो कि एक पेनी स्टॉक हुआ करता था आज से 20-22 साल पहले, वो 3,500 रुपये तक टच कर आया।
ये स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सफलता की स्टोरीज बन गए जिन्होंने इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखा और कई सालों तक इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रखा। इसमें बहुत से और नाम हैं जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह के बहुत से नाम आएंगे जो कि पेशेंट होल्डिंग के बाद अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिवॉर्ड्स दे पाए। अब वीडियो के शुरू में हमने कुछ फिगर्स डिस्कस करी थी, 7%, 3.5%, 4%, इस तरह की कुछ फिगर्स। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, एक तरफ चिंपैंजी और एक तरफ ह्यूमन। इन दोनों में 98% डीएनए सेम होता है, यानी कि सिर्फ 2% डीएनए जो ये डिसाइड करता है कि चिंपैंजी बनेगा या आदमी। भारत में सिर्फ 1.2% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और इन 1.2% से जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है उससे पूरा देश चलता है। भारत में सिर्फ 55 लाख यानी कि 55 लाख फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 1.5% यानी कि 1.5% से भी कम है टोटल फैमिलीज के कंपैरिजन में। कोई भी ये डेटा मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, या तो ये आरबीआई की तरफ से पब्लिश हुआ है या गूगल पे आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। अलग अलग एजेंसीज ने इस डेटा को पब्लिश किया है। ये एजेंसीज भी काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एजेंसी की स्टडी में आ सकता है, बट ओवरऑल एवरेज परसेंटेजेस यही रहती हैं। सबसे पॉपुलर, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के भी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें तो जब भी बात आती है वॉरेन बफेट की तो सबसे पहला नाम आता है कोका कोला, सिर्फ एक स्टॉक। जब बात आती है राकेश झुनझुनवाला जी की तो नाम आता है टाइटन का। बात आती है पीटर लिंच की तो नाम आता है डंकिन डोनट्स का। जब बात आती है विजय केडिया जी की तो नाम आता है सेरा सैनिटरी वेयर, अतुल ऑटो। यानी कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे करे और इस मार्केट से बनाए हैं, उनके भी सबसे बड़े सक्सेस स्टोरी सिर्फ 1 या 2 शेयर्स ही हैं। क्या ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ उसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करा था और बहुत इनिशियल स्टेजेस में इन कंपनीज के आने वाले ग्रोथ पोटेंशियल को ये समझ पाए थे और उसका अंदाजा लगा पाए थे और पेशेंटली इन स्टॉक्स को होल्ड करा था जब तक कि ये बहुत बड़े मल्टीबैगर्स नहीं बन गए। वहीं से इनकी वेल्थ में काफ़ी बड़े एक्सप्लोजन्स हुए और इनकी वेल्थ बहुत बढ़ती चली गई। अगर कंक्लूसिव देखा जाए तो मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग ही है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को बाकी इन्वेस्टर से अलग कर सकती है। बट ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, इनकी रिसर्च करना इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है। और दूसरा, कम से कम 3 से 5 साल इन स्टॉक्स को हमें पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉप लॉस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं अपने फंड एलोकेशन को लेकर के कि स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका आप ये लगा सकते हैं कि हर स्टॉक में आप बराबर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करेंगे उन सब के अंदर बढ़ने का बराबर पोटेंशियल है। लेकिन किसी भी एक स्टॉक में, एक कंपनी में ज़्यादा एलोकेशन ना करके आप अपने पोर्टफोलियो को सेव गार्ड कर लेते हैं कि अगर किसी वजह से वही एक कंपनी परफॉर्म नहीं करी तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी इफेक्ट इसका नहीं आएगा। मैंने अपने डिस्कशन में एक बात कही थी कि कंपनीज की रेगुलर मॉनिटरिंग की हमें ज़रूरत है। अब रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि रोज़ उसके इवेंट्स को आपको वॉच करना है या किसी भी छोटी बड़ी खबर को आपको वॉच करना है या उस सेक्टर के अंदर उस डेप्थ तक चले जाना है जो कि एक इन्वेस्टर के रियल्म से बाहर है या उसके अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। कंपनी को कोई भी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कोई भी एक्सपेंशन करने के लिए, कोई भी ग्रोथ दिखाने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ साल लग सकते हैं। उतने दिन हमें पेशेंटली उस कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी कंपनी को टाइम चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए वो उसको मिल सके। कंपनी के एनुअल, क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है तो डेफिनेटली उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलने से पहले आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर रियल टाइम मार्केट्स में सीखना चाहते हैं कि कैसे कंपनीज की, सेक्टर्स की एनालिसिस की जाती है और मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।